बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और साबित करेंगे कि ग्राफ पर लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में अगर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल्स हो और उसे इस शक्ल में लिखा जा सके, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। दोबारा सुन ले, एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो हमें दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं जबकि आप एक वेरिएबल की भी बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपके पास सिर्फ वेरिएबल x है, y नहीं है। अब y कैसे नहीं होगा? y उस वक्त नहीं होगा जब b हो जाएगा जीरो। b हो जाएगा जीरो, हमारे पास इक्वेशन की शक्ल बन जाएगी ax प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस सूरत में b जीरो होगा और a नॉन जीरो होगा। और अगर आपके पास a जीरो हो गया, यानी अगर आपके पास x वेरिएबल ना हुआ बल्कि y वेरिएबल हुआ, तो उस सूरत में आपकी शक्ल बन जाएगी इक्वेशन की बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस सूरत में क्या होगा कि b नॉन जीरो होगा और a जीरो हो चुका होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको दोनों वेरिएबल चाहिए होंगे तो उस सूरत में a और b दोनों नॉन जीरो होंगे। a और b दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a और b दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो गए तो मसला क्या होगा? दोनों वेरिएबल्स गायब हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। अब कौन सा कांस्टेंट जीरो के इक्वल होता है? द आंसर इज सिर्फ जीरो ही जीरो के इक्वल होता है। हम ये तो सिर्फ लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू जीरो, लेकिन हम फर्ज करें 5 इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते। एक लीनियर इक्वेशन के रहने के लिए, लीनियर इक्वेशन बनने के लिए उसके अंदर वेरिएबल का मौजूद होना जरूरी है। हम यहां पर वन वेरिएबल या टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, कम से कम एक वेरिएबल का होना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां पर साबित करना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, चाहे वो वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन हो, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स, इसका जो नाम है लीनियर इक्वेशन, इसमें जो वर्ड लीनियर है ये बना ही लाइन से है। इसको ये जो नाम मिला है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने की वजह से मिला है। जैसे ही आपके सामने कभी भी मैथ्स में किसी भी लीनियर इक्वेशन का जिक्र हो, चाहे वो वन वेरिएबल में हो, टू वेरिएबल में हो, थ्री वेरिएबल में हो, एन वेरिएबल्स में हो, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर वो वन वेरिएबल या टू वेरिएबल इक्वेशन है और बात की जा रही है एक्स वाई प्लेन की, तो वो डेफिनेटली टू डायमेंशनल प्लेन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर उसके अंदर तीन वेरिएबल्स का जिक्र किया जाएगा तो वो स्पेस में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब स्टूडेंट्स, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को जरा पढ़ लेते हैं। लिखा गया है, अ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। हमें यह साबित करना है कि यह स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स हैं। और अगर हम रियल एक्स वाई प्लेन की बात करें तो ए बी और सी रियल नंबर सिस्टम से बिलोंग करते होंगे, रियल सेट से बिलोंग करते होंगे। हम ये इजाफी तौर पर यहां लिख भी लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके अलावा जो इजाफी बात यहां पर लिखी गई, ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। ए और बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, एक वक्त में कोई एक जीरो हो सकता है, और इसका जिक्र हम अभी कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स, हमें साबित करना है कि ये इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा गया है कि ए और बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। हम इस बेस पर केसेस बनाएंगे। अब केसेस क्या होंगे? हम ए को जीरो कर लेंगे, बी नॉन जीरो, फिर बी को जीरो कर लेंगे, ए नॉन जीरो, और इसके बाद हम दोनों को नॉन जीरो कंसीडर करेंगे। यानी तीन केसेस बनाकर हम ये साबित करेंगे कि तीनों केसेस में ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। एज ए एंड बी कैन नॉट बोथ बी जीरो,
So there will be 3 cases. Case 1. केस 1 में स्टूडेंट हम कंसिडर कर लेते हैं कि B 0 है जबकि A नॉन जीरो है. A नॉन जीरो और B 0. जब B 0 होगा तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी AX प्लस C. देन इक्वेशन will become ax plus c is equal to 0. अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में से x को जरा सब्जेक्ट बनाते हैं. ax is equal to minus c. अब x को सब्जेक्ट बनाना है, हम इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं. अब a की वैल्यू नॉन जीरो है. हमेशा याद रखें कि आप किसी इक्वेशन को जीरो से ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं. हमेशा जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है वो नॉन जीरो होना चाहिए. अब a नॉन जीरो है, सो हम इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर सकते हैं. a से डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा x और यहां पर हमें मिल जाएगा माइनस c ओवर a. अब c भी एक कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं बुनियादी तौर पर. अ रियल नंबर डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर, अगेन हमारे पास एक आ जाएगा रियल नंबर यानी कांस्टेंट. ये हमारे पास बन रहा है फिनोमेना x इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब x इज इक्वल टू कांस्टेंट किस तरह से ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए मैं आपको दूंगा एक छोटी सी एग्जांपल. मैं कंसीडर कर लेता हूं x इज इक्वल टू 2. ये क्या है? x इक्वल टू कांस्टेंट. मैंने वो कांस्टेंट 2 कंसीडर कर लिया. अब इसको बेस बनाकर हम जरा समझते हैं कि x इक्वल टू कांस्टेंट xy प्लेन पर किस तरह किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास xy प्लेन. अब xy प्लेन पर मुझे बताएं कि x की वैल्यू 2 कहां पर है. आप पहुंच गए पॉजिटिव x एक्सिस पर और आप पहुंच गए 2 पर. स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 2 होगी? शाबाश, जरा सोचें. इस पॉइंट के अलावा क्या कोई और पॉइंट या पॉइंट्स हैं जहां पर x की वैल्यू 2 ही होगी? द आंसर इज, आप इस पॉइंट से ऊपर की जानिब चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं ऊपर की जानिब, या इस पॉइंट से नीचे की जानिब, जहां मर्जी चले जाएं. जितने पॉइंट्स आपके रास्ते में आएंगे वर्टिकली अप जाते हुए या वर्टिकली डाउन जाते हुए, जितने पॉइंट्स आपके रास्ते में आएंगे उन तमाम पॉइंट्स पर x की वैल्यू 2 होगी. x की वैल्यू चेंज कब होती है xy प्लेन पर? जब आप या राइटवर्ड मूव करें या लेफ्टवर्ड मूव करें. आप यहां पर किधर मूव कर रहे हैं? या अपवर्ड या डाउनवर्ड. अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हुए जितने पॉइंट्स आएंगे सब पर x की वैल्यू 2 होगी. अब ये तमाम पॉइंट्स, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? द आंसर इज, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट लाइन में खास बात क्या होगी? अगर हम इसे पैरेलल या परपेंडिकुलर की सेंस में बात करें तो शाबाश, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. इस लाइन के अगर इंक्लिनेशन की बात की जाए तो क्या होगा? द आंसर इज 90 डिग्रीज. अगर इस लाइन की स्लोप की बात की जाए तो क्या होगी? द आंसर इज, जब इंक्लिनेशन 90 डिग्रीज होगा, टेंजेंट ऑफ 90 होता है अनडिफाइंड. इस लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होगी. अब स्टूडेंट्स, इस लाइन को आप देखें, इस लाइन का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या बनता है? शाबाश, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 2 यूनिट्स. स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू -2 मैं कंसीडर करता तो फिर लाइन कहां ड्रॉ होती? द आंसर इज, नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर आप आते, -2 को लोकेट करते और वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर देते, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस. ये हमने वो दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी. अब स्टूडेंट्स, इसका y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? द आंसर इज अगेन 2 यूनिट्स. इन दोनों लाइंस का y एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, लेकिन कांस्टेंट की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लाइन y एक्सिस से राइट साइड पर होगी, और कांस्टेंट की नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लाइन y एक्सिस से लेफ्ट साइड पर होगी. यानी ये जो 2 और -2 है,
ये बुनियादी तौर पर डिस्टेंस की सेंस में सेम है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव होने की वजह से ये बन जाता है डायरेक्टेड डिस्टेंस। पॉजिटिव वैल्यू अगर होगी तो लाइन राइट साइड पर होगी वाई एक्सिस से, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लाइन वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड पर होगी। एक और एग्जांपल दे देता हूं, x की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 3, ये लाइन कहां से पास करेगी जी, ये जहां पर x की वैल्यू 3 है पॉजिटिव x एक्सिस पर, वहां से पास करेगी। और इसके अगेंस्ट x इज इक्वल टू -3, ये -3 से पास करेगी। इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस बुनियादी तौर पर 3 यूनिट्स है y एक्सिस से, लेकिन 3 और -3 डायरेक्टेड डिस्टेंस कंसीडर होगा। जब हम कहेंगे x इक्वल टू 3 तो वो लाइन y एक्सिस से राइट साइड पर होगी 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर, और जब हम कहेंगे x इक्वल टू -3 तो वो 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर होगी y एक्सिस से लेफ्ट साइड पर। ये स्टूडेंट्स हमने अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि जब x की वैल्यू कांस्टेंट हो, x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो वो लाइन एक ऐसी लाइन होती है xy प्लेन पर जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है, और उसका डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट की वैल्यू फ्रॉम y एक्सिस। हम इसे कंक्लूड करते हैं, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन parallel to y axis or perpendicular to x axis। अब ये लोकेशन की सेंस में कहां पर होगी, whose directed distance from y axis will be -c by a। ये इसका y एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा। अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y एक्सिस से राइट साइड पर लाइन होगी उतने यूनिट्स डिस्टेंस पर, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उतने यूनिट्स डिस्टेंस पर वो लाइन y एक्सिस से लेफ्ट साइड पर होगी। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारा केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की। अब हम a को 0 कर लेते हैं, a 0 b नॉन जीरो। हमारी इक्वेशन थी, मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब a को 0 करेंगे ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, इक्वेशन विल बिकम बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, और b चूंकि नॉन जीरो है सो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, y विल बी इक्वल टू माइनस सी बाय बी। सी भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, b एक नॉन जीरो कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, अगेन हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। y इज इक्वल टू कांस्टेंट का बिहेवियर एक्स वाई प्लेन पर क्या होगा, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका बिहेवियर देखते हैं एक्स वाई प्लेन पर। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, y इज इक्वल टू 3 कहां पर होता है, शाबाश, आप पहुंच गए पॉजिटिव y एक्सिस पर और आपने ये पॉइंट लोकेट कर लिया। स्टूडेंट्स क्या सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू 3 है? द आंसर इज नो। हम इस पॉइंट से राइट साइड पर जहां मर्जी चले जाएं और लेफ्ट साइड पर जहां मर्जी चले जाएं, y की वैल्यू 3 ही रहेगी। y की वैल्यू चेंज कब होती है? जब हम एक्स वाई प्लेन में या ऊपर जाएं या नीचे जाएं। अगर हम लेफ्ट या राइट मूव करें तो y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब इस पॉइंट से राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर आपके रास्ते में जितने पॉइंट्स आएंगे उन सब में y की वैल्यू 3 ही होगी, y की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास अगेन बन जाती है एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन की क्या खास बात है y एक्सिस और x एक्सिस के रेफरेंस से? द आंसर इज ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है,
ये लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। अगर हम इंक्लिनेशन की सेंस में बात करें तो कोई भी ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्रीज होगा। कोई भी ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्रीज होगा, तो टेंजेंट ऑफ 0 विल बी 0, यानी उसकी स्लोप भी 0 होगी। यानी आप इस लाइन को डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो आपने देख ली y इज इक्वल टू 3 लाइन। अब y इज इक्वल टू -3 लाइन कहां पर होगी? जी आप समझ गए, नेगेटिव y एक्सिस को कट करके गुजरेगी, ये है वो लाइन। स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइंस का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या बनता है? द आंसर इज 3 यूनिट्स। दोनों का 3 यूनिट्स डिस्टेंस है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइन x एक्सिस से ऊपर की जानिब होगी, और नेगेटिव वैल्यू 3 ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये x एक्सिस से नीचे की जानिब होगी। यानी ये जो कांस्टेंट है ये डायरेक्टेड डिस्टेंस कहलाएगा फ्रॉम x एक्सिस। इस लाइन का x एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस कहलाएगा। अगर कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव, line will be above the x-axis. If constant will be negative, line will be below x-axis. So conclude करते हैं इसको भी। हम लिखेंगे this equation will represent a straight line parallel to x-axis or perpendicular to y-axis whose directed distance, डायरेक्टेड डिस्टेंस से मुराद जिसमें डायरेक्शन भी शामिल हो जाती है, आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाता है कि वो किस साइड पर बेसिकली होगा। इसमें दो चीजें होती है डायरेक्टेड डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन। y इज इक्वल टू 3 यूनिट्स डिस्टेंस है उसका हमारा x एक्सिस से, 3 यूनिट्स डिस्टेंस है x एक्सिस से, और चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है सो ये x एक्सिस से ऊपर की जानिब होगा। और अगर मैं कर दूं y इज इक्वल टू -3, अब भी डिस्टेंस 3 ही होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है ये x एक्सिस से नीचे की जानिब होगी लाइन। whose directed distance from x axis will be -c/b। स्टूडेंट्स, ये हमारे दो केसेस हो गए वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के। हमने एक में a को 0 किया और दूसरे में b को 0 कर दिया। अब स्टूडेंट्स दोनों 0 तो हो नहीं सकते, हम दोनों को नॉन जीरो कंसीडर करते हैं। केस 3, a नॉन जीरो, b नॉन जीरो। इक्वेशन will be ax plus by plus c is equal to 0। c 0 हो सकता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों टर्म्स मौजूद होंगी, a भी नॉन जीरो b भी नॉन जीरो। c को आप जीरो करें ना करें इससे फर्क नहीं पड़ना। अब स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स मौजूद हों तो वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और वो किस टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है ये भी अभी हम बात कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर हम अपनी किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए तो ये साबित हो जाएगा कि ये इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या हैं? हमने सबसे पहले पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद हमने पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके बाद हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी, हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, हमने सिमेट्रिक फॉर्म पढ़ी। अगर हम इस इक्वेशन को किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो बुनियादी तौर पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, वो स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं इक्वेशन की सेंस में। सो अगर हम इसको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो ये साबित हो जाएगा कि ये इक्वेशन भी
स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट्स सबसे सिंपल है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इंटरसेप्ट था वो वाई इंटरसेप्ट था। हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें रिकॉल करना होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। शाबाश, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमें इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अब इस फॉर्म में खास बात यह है कि y सब्जेक्ट है, बाकी तमाम टर्म्स इक्वल के दूसरी जानिब हैं। हम y को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब आप यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, चूंकि यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 है, b से डिवाइड कर देंगे। और हम b से डिवाइड कर सकते हैं चूंकि b नॉन जीरो है। b से डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो आ गया 1, यहां आ गया माइनस a बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। ये स्टूडेंट्स हमने इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये एग्जैक्टली इसकी ये शक्ल बन गई। y इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन गया m, और इसके बाद यहां पर आप अगर प्लस प्लेस करें तो उसके बाद ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट की वैल्यू। यहां पर c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास आ गया y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, माइनस सी बाय बी हमारे पास है y इंटरसेप्ट। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में हम कामयाब हो जाएं, यह साबित करती है कि वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस शोज, बल्कि यहां पर हम जिक्र कर लेते हैं, हेयर m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। और अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूं तो माइनस ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। स्लोप है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस ए बाय बी, और y इंटरसेप्ट है हमारे पास माइनस कांस्टेंट, यानी प्योर कांस्टेंट। ये तो दो बुनियादी तौर पर कोएफिशिएंट्स हैं, ये प्योर कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस सी बाय बी। ये स्टूडेंट्स आपके पास दो फार्मूलाज भी बन गए। अगर आपको जनरल लीनियर इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप उस लाइन की स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम कर दें, तो आप ये फार्मूलाज याद रखें, चाहे कंसेप्चुअली याद रखें या इस तरह से माइनस ए बाय बी और माइनस सी बाय बी सेंस में याद रखें, लेकिन आपको याद रखने होंगे क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा होगा आने वाले प्रॉब्लम्स के अंदर। स्टूडेंट्स अब आपको एक और बात बताता हूं। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल हो, अगर वो वेरिएबल x होगा तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो हमारे पास ये लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स मौजूद होंगे तो ये लाइन ना तो परपेंडिकुलर होगी, ना हॉरिजॉन्टल होगी, ना वर्टिकल होगी, ना हॉरिजॉन्टल होगी xy प्लेन के, ये स्लांट लाइन होगी। जब भी दो वेरिएबल्स होंगे किसी लीनियर इक्वेशन में तो वो इक्वेशन किसी स्लांट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। स्टूडेंट्स यहां पर अब कंक्लूड कर लेते हैं। हमने तीनों केसेस में साबित कर दिया कि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हम कंक्लूड करते हैं, हेंस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें साबित करना था।
स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें हम सीखेंगे कि हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखते हुए किसी लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनफैक्ट हमने सीख तो यहां पर लिया है कि हमारा फॉर्मूला है स्लोप मालूम करने का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Students, this is problem number 22. Statement is, in each of the following, check whether the two lines are parallel, perpendicular, neither parallel nor perpendicular. Students, इस प्रॉब्लम के 5 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए बी पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। हर पार्ट में हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। अभी हमने साबित किया कि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। हमें चेक करना है कि ये दो स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर हैं। स्टूडेंट्स, हम कैसे चेक करते हैं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? शाबाश। क्या पैरामीटर हम यूज करते हैं, क्या मेजर हम यूज करते हैं उनको चेक करने के लिए? द आंसर इज, हम उन लाइंस की स्लोप्स मालूम करते हैं। अगर दोनों लाइंस की स्लोप्स इक्वल हुई तो वो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर दोनों लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हुआ, या हम ये कहें कि दोनों लाइंस की स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हुई, तो वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। और अगर ये दोनों ताल्लुक कायम ना हुए, दोनों में से कोई भी ताल्लुक कायम ना हुआ, यानी ना तो स्लोप्स इक्वल आई और ना ही स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल नजर आई, तो इस सूरत में लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर होंगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लाइंस की इक्वेशंस गिवन हैं। क्या हम इक्वेशंस को यूज करते हुए स्लोप मालूम कर सकते हैं? शाबाश। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो हम उस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, ये क्या जनरल फॉर्म है? द आंसर इज यस। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म है। इक्वल के तमाम तरफ मौजूद हैं टर्म्स, इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म नहीं है। स्टूडेंट्स, हमें जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा, या कम से कम अगर आपने सिर्फ स्लोप मालूम करनी है ना, तो एक्स और वाई वाली टर्म्स ये इक्वल के एक जानिब जरूर हों। अगर आपने सिर्फ स्लोप मालूम करनी है तो एक्स और वाई वाली टर्म्स इक्वल के अगर एक जानिब होंगी तो आपकी स्लोप दुरुस्त आ जाएगी। अब यहां पर एक्स वाली टर्म इधर है, वाई वाली टर्म इधर है। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल के एक तरफ हो जाएं तब हम स्लोप मालूम कर सकते हैं, हमें गलती नहीं होगी। हेयर हम इसको कह देते हैं लाइन 1। लाइन 1 हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और इसको मैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। 3y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास जनरल फॉर्म। इसी तरह से लाइन 2 को लिख लेते हैं। लाइन 2 है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में थी। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों की स्लोप्स मालूम करते हैं। स्लोप का कंसेप्ट हमने अभी क्या डिस्कस किया? जनरल फॉर्म से स्लोप कैसे मालूम होती है? द आंसर इज, पहले इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में है तो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, और अगर हम इसे कहें कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में है तो बुनियादी तौर पर यह बनता है माइनस a बाय बी। a है कोएफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोएफिशिएंट ऑफ y। सो हम इन दोनों की स्लोप्स मालूम करते हैं। लाइन 1 की स्लोप को हम कहेंगे m1 और लाइन 2 की स्लोप को हम कह देंगे m2। m1 नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x 2 और कोएफिशिएंट ऑफ y -3। माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, ये आ गया 2/3। m2 कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2। ये हमारे पास आ गई -3/2। स्टूडेंट्स, क्या दोनों इक्वल हैं?
द आंसर इज नो, m1 इज नॉट इक्वल टू m2। इसका मतलब है कि ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अब देखें क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा? द आंसर इज यस। अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस हमारे पास बच जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा -1। हम यहां लिखेंगे एज m1 मल्टीप्लाइड विद m2, यानी 2/3 मल्टीप्लाइड विद 3/2 इज इक्वल टू 3 3 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, -1। सो lines are perpendicular to each other। अगर हमारे पास ये दोनों स्लोप्स इक्वल होती हैं तो हम लिखते एज m1 इज इक्वल टू m2, सो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर ये दोनों ताल्लुक ही कायम ना होते, दोनों में से कोई भी ताल्लुक कायम ना होता, तो हम लिख देते लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। आप जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं उन्हें खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर स्टूडेंट्स एक और बात डिस्कस करते हैं। आपको अभी इसी लेक्चर में बताया गया था कि अगर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन हो इस तरह से, तो आप इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई को यूज करते हुए आप उस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। अगर आपको यह कंसेप्ट ना मालूम हो तब आप इक्वेशन से स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं? तब अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? शाबाश। स्लोप का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? द आंसर इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी आपको उस लाइन के 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब लाइन के 2 पॉइंट्स आप कैसे मालूम कर सकते हैं? मैं दोबारा से कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास थी फर्स्ट लाइन 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट बोर्ड पर दोबारा कंसीडर करता हूं। ये सोल्यूशन हमारा यहां पर एंड हो गया। मैं आपको एक इजाफी सोल्यूशन बताने लगा हूं। कि अगर आपको जनरल फॉर्म को देखकर स्लोप मालूम करने का कंसेप्ट नहीं मालूम, तब आप 2 पॉइंट्स मालूम कर लें उस लाइन के। अब 2 पॉइंट्स मालूम करने के लिए आप क्या करें? सबसे आसान जो तरीकेकार है, आप x को 0 पुट कर दें। पुट x इक्वल टू 0। आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। ये y की वैल्यू आपके पास आ गई इनफैक्ट -5 ओवर -3 आना था, तो ये आ गया 5/3। ये आ गई y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5/3। आपका एक पॉइंट आ गया 0,5/3। फिर आप y को 0 पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये टर्म एलिमिनेट। x इक्वल टू -5/2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -5/2। P2 पॉइंट आपके पास आ गया -5/2, 0। अब देखिए ये लेंथी प्रोसेस है। अगर आपको असल कंसेप्ट आता हो तो वो आपका टाइम सेव करता है। अब ये टाइम ले रहा है। ये आपके पास एक पॉइंट, ये आपके पास दूसरा पॉइंट। अब आप स्लोप मालूम कर सकते हैं। स्लोप का कंसेप्ट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। आप जिसको मर्जी यहां पर x1 y1 कह लें, जिसको मर्जी x2 y2 कह लें। 5/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0। ऑर्डर सेम रखना है आपने। न्यूमरेटर में इसका y कोऑर्डिनेट लिया है, अब डिनोमिनेटर में इसी का x कोऑर्डिनेट लेंगे। 0 -5/2 की वजह से ये बन जाएगा +5/2। अब स्टूडेंट्स ये आ गया 5/3 और नीचे आ गया 5/2। अब ये 5 और ये 5, बल्कि अगर हम तफसीली बात करें तो जो बिल्कुल टॉप है 5 और बॉटम, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 और 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5। अब 5 और 5 कैंसल, 2/3 हमारे पास एक लाइन की स्लोप आ गई।
अब 2/3 हमने स्लोप मालूम की थी फर्स्ट लाइन की। देख लें, लाइन 1 की स्लोप हमारे पास 2/3 आ गई, लेकिन ये देखें मैंने सिंगल लाइन में इसको मालूम किया था और यहां पर हमारी कितनी मेहनत हुई। इसी तरह से आप दूसरी लाइन की स्लोप मालूम करेंगे 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करके, फिर उन स्लोप्स को कंपेयर करके आप फैसला करेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर हैं। ये दूसरा रास्ता है थोड़े नालायक स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।